नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, ऐसे विचार जो आपको सोचने का तरीका बदल दे और आपके जीवन में एक नई दिशा में मोड़ दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब में जो हमारे दिमाग, भावनाओं और चेतना के रहस्य को खोलती है। यह किताब यह है प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो दामासियो की फीलिंग एंड नोइंग मेकिंग माइंड कॉन्शियस। यह किताब हमें यह समझाती है कि आखिर चेतना कैसे जन्म लेती है, हमारे भावनाओं की इसमें क्या भूमिका है और क्यों हमारी फीलिंग्स ही असली नॉलेज का आधार बनती है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी यह सोचा होगा कि हमें अपनी सचेतना यानी कॉन्शियसनेस कहाँ से मिलती है। आखिर वह पल कैसे आता है जब सिर्फ दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल प्रक्रिया मिलकर एक सोच, एक एहसास और एक आत्मबोध बना देती है, यानी सबसे बड़ा सवाल। और इस किताब में डामासियो हमें उसके जवाब तक ले जाते हैं। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है बल्कि आम इंसानों के लिए भी है। इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर और मन के बीच कैसा गहरा संबंध है। भावनाएं सिर्फ इमोशन नहीं है बल्कि ये हमारे अस्तित्व से जुड़ी होती है। जब हम किसी दर्द को महसूस करते हैं या किसी सुखद अनुभव का आनंद लेते हैं, तब असल में हमारा मस्तिष्क हमें जीवित होने का एहसास करा रहा होता है। दामासियो कहते हैं कि फीलिंग्स चेतना का मूल बीज है। बिना फीलिंग्स के हम सोच सकते हैं, लेकिन वह सोच हमारी नहीं होगी। यानी चेतना हमें सिर्फ बुद्धिमान नहीं बनाती बल्कि मानव बनाती है। तो दोस्तों, इस किताब में हम 5 मुख्य खंड देखेंगे। 1, ऑन बीइंग, जीवन और अस्तित्व की शुरुआती साल। 2, अबाउट माइंड, मस्तिष्क और मानसिक प्रक्रियाओं की समझ। 3, ऑन फीलिंग्स, भावनाओं और फीलिंग्स की भूमिका। 4, ऑन कॉन्शियसनेस एंड नोइंग, चेतना का जन्म और ज्ञान का उदय। 5, इपुग्लोई, चेतना और भविष्य पर लेखक का निष्कर्ष। इन हिस्सों के माध्यम से लेखक हमें यह दिखाते हैं कि इंसानी मस्तिष्क और चेतना का रहस्य किसी जादू में नहीं बल्कि हमारे शरीर, दिमाग और भावनाओं की गहरी परस्पर क्रियाओं में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ मिनटों में हम इस किताब के हर हिस्से को आसान भाषा में समझेंगे, इसके प्रमुख विचारों को जानेंगे और यहाँ खोजेंगे कि चेतना को समझना क्यों हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि फीलिंग्स कैसे नॉलेज को जन्म देती है और हमें सचमुच मानव बनाती है, तो यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। फीलिंग्स एंड नोइंग मेकिंग माइंड कॉन्शियसनेस। अध्याय 1, अस्तित्व, ऑन बीइंग। तो दोस्तों, एंटोनियो दामासियो इस अध्याय की शुरुआत में एक बेहद बुनियादी लेकर गहरे सवाल से करते हैं। हम अस्तित्व को कैसे महसूस करते हैं? यह सवाल केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक भी है। लेखक बताते हैं कि हर जीवित प्राणी, चाहे वह एक साधारण कोशिका हो या इंसान जैसा जटिल जीव, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। यही संघर्ष हमें जीवित होने का एहसास कराता है। जीवन का मूल आधार। दामासियो के अनुसार जीवन का मूल आधार है संतुलन बनाए रखना। इसे वैज्ञानिक भाषा में होमोस्टेसिस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर और मस्तिष्क लगातार हमारी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित करते रहते हैं, जैसे तापमान, ऊर्जा, ऑक्सीजन, पानी की मात्रा इत्यादि। यदि यह संतुलन टूट जाए तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर जीवित कोशिका के भीतर एक स्वाभाविक बुद्धिमत्ता छिपी होती है जो उसे जीवित रहने के लिए और कार्य करने के लिए शक्ति देती है। अध्याय 2, जीवित होने का एहसास। लेखक बताते हैं कि अस्तित्व का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि यह वह एहसास है जो हम यहाँ हैं, हम महसूस कर रहे हैं और हम स्वयं को पहचान रहे हैं। यह एहसास चेतना की जड़ों से जुड़ा हुआ है। जब हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, जब हमें दर्द होता है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, जब हमें खुशी या आनंद महसूस होता है, ये सभी अनुभव सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं बल्कि हमें यह बताते हैं कि हम मौजूद हैं।
भावनाएं और अस्तित्व का रिश्ता। इस अध्याय में डामासियो एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। भावनाएं हमारे अस्तित्व का सबसे सटीक प्रमाण है, क्योंकि यदि हम केवल सोचने वाले मशीन होते तो हमें खुशी, दर्द, दुख या प्यार का अनुभव नहीं होता। भावनाएं हमें यह याद दिलाती है कि हम जीवित प्राणी हैं, जिनकी पहचान है और जिनका जीवन का मूल्य रखता है। कोशिका से चेतना तक। डामासियो इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि चेतना की शुरुआत किसी जादुई क्षण से नहीं हुई, बल्कि यह एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया से आई है। सबसे पहले साधारण जीवित कोशिकाओं केवल जीवित रहने के लिए कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे जटिल जीवों बने, जिनमें नर्वस सिस्टम विकसित हुई। नर्वस सिस्टम ने शरीर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना शुरू किया और अंततः चेतना का जन्म हुआ, जहाँ जीव न केवल महसूस करने लगे बल्कि खुद को जानने भी लगे। यह प्रक्रिया हमें अनुभवशील प्राणी बनाती है। अस्तित्व और आत्मबोध। डामासियो कहते हैं कि हमारे अस्तित्व का सबसे अनोखा पहलू है आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। हम सिर्फ यह नहीं जानते कि हम जीवित हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि हम कौन हैं। यह आत्मबोध हमें बाकी जीवों से अलग करता है। उदाहरण के लिए, एक बिल्ली दर्द महसूस कर सकती है, लेकिन वह यह समझ नहीं सकती कि मैं एक बिल्ली हूँ और यह मेरा अनुभव है। इंसानों में यह क्षमता है कि अपने अनुभवों को शब्दों में, विचारों में और यादों में ढाल सकता है। अस्तित्व और की चुनौती। लेखक बताते हैं कि हर जीवित प्राणी के लिए अस्तित्व हमेशा एक चुनौती है। बाहर की दुनिया में खतरे हैं, बीमारी, शिकारी, भूख, पर्यावरणीय असंतुलन। अंदर की दुनिया में खतरे हैं, बीमारी, दर्द, आंतरिक असंतुलन। चेतना इन दोनों को चुनौतियों से निपटने का साधन है। चेतना हमें न केवल जीवित रखती है, बल्कि हमें जीवन का अनुभव करने और उसे अर्थ देने की शक्ति देती है। अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अस्तित्व केवल जैविक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। हम जीते हैं, हम महसूस करते हैं और हम जानते हैं कि हम जी रहे हैं। यही चेतना की पहली सीढ़ी है। ऑन बीइंग हमें यह सिखाता है कि हमारा अस्तित्व किसी साधारण प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। यह एक गहरी जैविक और मानसिक यात्रा है, जहाँ हमारी हर फीलिंग्स और हर अनुभव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे जीवन का मूल्य है। इस प्रकार डामासियो हमें चेतना की जड़ों तक ले जाते हैं, जहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है कि फीलिंग्स कैसे नॉलेज में बदलती है और चेतना का निर्माण करती है। अध्याय 2, मस्तिष्क और मन। एंटोनियो डामासियो इस अध्याय में एक अहम सवाल उठाते हैं। मन आखिर है क्या? क्या यह केवल दिमाग की जटिल गतिविधियों का परिणाम है, या इसमें कुछ और गहराई छिपी हुई है? लेखक का तर्क है कि मन को समझना चेतना को समझने की दिशा का अलग कदम है। यदि चेतना हमें अपने अस्तित्व का एहसास कराती है, तो मन हमें सोचने, समझने और अनुभव को जोड़ने की शक्ति देता है। मन की परिभाषा। डामासियो बताते हैं कि मन केवल विचार नहीं है। मन में भावनाएं, छवियाँ, यादें, निर्णय और कल्पना सभी शामिल होते हैं। दिमाग लगातार बाहरी दुनिया और शरीर से आने वाली सूचनाओं को मानसिक छवियों में बदलता है। ये छवियाँ हमें अनुभव करने, तुलना करने और सीखने की क्षमता देती है। दूसरे शब्दों में, मन वह मंच है जिस पर हमारे अनुभव और चेतना साथ आते हैं। दिमाग और मन का संबंध। कई बार यह सवाल उठता है कि क्या दिमाग और मन एक ही है? डामासियो इसका जवाब देते हैं। दिमाग, जैविक संरचना, न्यूरॉन्स, नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल गतिविधियाँ। मन, इन गतिविधियों का अनुभव, छवियाँ, भावनाएं, विचार। दिमाग मन का उपकरण है, लेकिन मन दिमाग की गतिविधियों का अनुभव है। यानी दिमाग हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर। मानसिक छवियाँ की शक्ति। डामासियो इस अध्याय में कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा गुण है मानसिक छवियाँ, मेंटल इमेज। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, किसी आवाज़ को सुनते हैं या किसी स्वाद को चखते हैं, तो दिमाग उसके संकेतों को इमेज में बदल देता है। ये इमेज ही हमारे विचारों और अनुभवों का आधार बनती है।
उदाहरण के लिए, जब आप अपने बचपन के घर के बारे में सोचते हैं तो एक दृश्य आपके मन में उभरता है। जब आप अपने किसी प्रियजन के बारे में सोचते हैं तो उससे जुड़ी भावनाएं और यादें जीवित हो जाती है। ये सभी मानसिक इमेज है जिनसे मन का निर्माण होता है। मन और शरीर का जुड़ाव। दामासियो के अनुसार मन को केवल दिमाग से नहीं समझा सकता। मन की जड़ें शरीर से जुड़ी हुई होती है। शरीर से आने वाले संकेत जैसे दिल की धड़कन, सांस की गति, पाचन की स्थिति भी मानसिक अनुभव का हिस्सा बनती है। जब हम डरते हैं तो दिल धड़कन तेज हो जाती है और यह शरीर का अनुभव हमारे मन में भय की छवि मजबूत करता है। इसलिए मन को समझने के लिए हमेशा दिमाग और शरीर को दोनों को साथ में देखना चाहिए। मन और भाषा। दामासियो बताते हैं कि भाषा मन में विकसित एक क्रांतिकारी मोड़ है। भाषा ने मन को और जटिल बनाया। भाषा की वजह से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा ने मन को केवल व्यक्तिगत अनुभव से उठाकर सामाजिक अनुभव बना दिया है। भाषा ने बिना केवल छवियाँ और भावनाओं तक सीमित रहता, लेकिन भाषा ने उसे विचार और ज्ञान का नया आयाम दिया है। पशु और मन। दामासियो यह भी स्वीकार करते हैं कि इंसान से पहले भी अन्य जीवों में मन का अस्तित्व था। कई जानवरों में मानसिक छवियों को बनाने की क्षमता होती है। वे डर, खुशी या दर्द जैसी भावनाओं का अनुभव करते हैं। लेकिन इंसानों का मन इसलिए अलग है क्योंकि हमारे पास जटिल भाषा, आत्मबोध और अमृत सोच है। इसका मतलब यह है कि मन एक क्रमिक विकास, इवोल्यूशनरी प्रोसेस का परिणाम है। मन और चेतना का अंतर। लेखक इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु साफ करते हैं। मन अनुभव और मानसिक छवियों का संग्रह है और चेतना इन अनुभवों को अपना मानने की क्षमता। दूसरे शब्दों में, चेतना वह रोशनी है जो मन के मंच पर पड़ती है और हमें बताती है कि यह अनुभव हमारा है। मन का महत्व। दामासियो बताते हैं कि मन हमारी मानवता की नींव है। मन के बिना हम सोच नहीं सकते। मन के बिना हमारी यादें और भावनाएं बिखरी हुई होती रह जाती हैं। मन ही है जो हमें भविष्य की योजना बनाने और अतीत से सीखने में मदद करता है। मन हमें केवल जीवित नहीं रखता बल्कि हमें मानव बनाता है। अबाउट माइंड अध्याय में हमें यह समझ जाता है कि मन कोई रहस्यमय आत्मा नहीं बल्कि दिमाग और शरीर की जटिल गतिविधियों का अनुभव है। मन की विशेषता है मानसिक छवियाँ, भावनाएं, भाषा और आत्मबोध। यही मन चेतना की नींव तैयार करता है। क्योंकि चेतना के बिना मन अंधेरे में है और मन के बिना चेतना का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार दामासियो यह साबित करते हैं कि मन और चेतना अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अध्याय 3 ऑन फीलिंग्स। दामासियो इस अध्याय में कहते हैं कि मन वह मंच है जहाँ अनुभव इकट्ठे होते हैं, तो भावनाएं उस मंच पर जीवन की असली कहानी को जीवंत बनाती है। भावनाएं सिर्फ मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवित रहने की क्षमता का मूल आधार है। भावनाओं की परिभाषा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भावनाएं और भावनात्मक अवस्था में अंतर है। भावनाएं शरीर की आंतरिक अवस्थाओं का व्यक्तिगत अनुभव होता है और इमोशन उन अनुभवों से जुड़ी शारीरिक प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हम खतरे में होते हैं तो शरीर में एड्रेनलिन बनता है, दिल की धड़कन तेज होती है और पसीना आता है। यह इमोशन है। लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि मैं डर रहा हूँ, यह फीलिंग है। इस तरह भावनाएं हमें हमारे शरीर और अस्तित्व के अनुभव से जोड़ती हैं। भावनाओं की उत्पत्ति। दामासियो बताते हैं कि भावनाएं केवल दिमाग की उपज नहीं है, ये शरीर और मस्तिष्क दोनों की संयुक्त प्रक्रिया का निर्माण है। एक शरीर पहले बाहरी या आंतरिक बदलाव पर प्रतिक्रिया करता है। मस्तिष्क उन प्रतिक्रियाओं को मानसिक छवि के रूप में बदलता है। यह छवि हमें भावना के रूप में महसूस होती है। इस तरह भावनाएं शरीर और मस्तिष्क के बीच पुल का काम करती है। भावनाएं क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं कि भावनाएं केवल अनुभव नहीं है, बल्कि
जीवित रहने के लिए एक गाइड है। भय हमें खतरे से बचाता है। खुशी हमें जीवन के सुखद अनुभव की ओर आकर्षित करता है। दुख हमें सामाजिक रिश्तों की अहमियत समझाता है। क्रोध हमें अन्याय या खतरे से लड़ने की शक्ति देता है। यानी भावनाएं भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्ते और अस्तित्व को दिशा देती है। आदिम भावनाएं नमासियों के अनुसार सबसे पहले विकसित होने वाली भावनाएं प्रिमोर्डियल फीलिंग्स है। यह सबसे बुनियादी स्तर पर हमें यह एहसास कराती है कि हम जीवित हैं, जैसे प्यास लगना, भूख महसूस होना और थकान आना। ये भावनाएं हमें सीधे हमारे अस्तित्व और शरीर की ज़रूरतों से जोड़ती है। यही आधार बाद में जटिल भावनाओं जैसे प्यार, नफरत, गर्व और सहानुभूति का निर्माण करता है। भावनाएं और चेतना तमस्या कहते हैं कि चेतना का बीज भावनाओं में छिपा हुआ है। जब हम किसी अनुभव को केवल करते हैं बल्कि उसे महसूस करते हैं और पहचानते हैं, तभी चेतना का जन्म लेती है। उदाहरण, यदि आप गर्मी में पानी पीते हैं तो आपका शरीर ठंडक महसूस करता है, लेकिन जब आप सोचते हैं अरे यह पानी कितना ठंडा है और अच्छा लग रहा है, तो यह केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि चेतना का अनुभव है। इसका मतलब है कि भावनाएं चेतना का पहला दरवाजा खोलती है। भावनाएं और सामाजिक जीवन लेखक बताते हैं कि भावनाएं का महत्व केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक नहीं है, सीमित नहीं है। भावनाएं हमें समाज से जोड़ती है। सहानुभूति और करुणा जैसी भावनाएं रिश्तों और सहयोग को जन्म देती है। गर्व और सम्मान कैसी भावनाएं सामाजिक ढांचे को स्थिर बनाती है। इस प्रकार भावनाएं केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है बल्कि पूरी सभ्यता से विकास में योगदान करती है। भावनाओं का विज्ञान दामासियो इस अध्याय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी रखते हैं। भावनाओं से जुड़ी गतिविधियां मस्तिष्क के विशेष हिस्सों जैसे एमिगडाला, इंसुला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। ये हिस्से शरीर से संकेत लेते हैं और उन्हें मानसिक अनुभव में बदल देते हैं। इस तरह भावनाएं केवल मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं है बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया भी है। भावनाओं के बिना जीवन दामासियो कई उदाहरण देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में भावनाएं क्षीण हो जाए तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि भावनाएं हमें यह संकेत देती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इसका अर्थ है भावनाएं केवल हमें दिल की बात नहीं बल्कि दिमाग की ज़रूरत मार्गदर्शन भी करती है। ऑन फीलिंग्स अध्याय यह साबित करता है कि भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं है बल्कि जीवन की धड़कन है। ये हमें हमारे शरीर से जोड़ती है, हमें चेतना की ओर ले जाती है और हमारे सामाजिक जीवन को संभव बनाती है। दामासियो का मुख्य संदेश है, फीलिंग्स ही नॉलेज की जड़ है। बिना भावनाओं के न तो चेतना संभव है और न ही इंसानियत। अध्याय 4 चेतना और ज्ञान पर अनकॉन्शियसनेस एंड नोइंग। दामासियो इस अध्याय में मानव अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। चेतना कैसे जन्म लेती है और यह हमें ज्ञान तक कैसे पहुंचाती है। अब तक उन्होंने अस्तित्व, मन और भावनाओं की नींव रखी थी। इस अध्याय में वे यह सिखाते हैं कि चेतना इन सब को जोड़ने वाली डोर है। चेतना की परिभाषा लेखक चेतना को परिभाषा करते हैं। चेतना वह अवस्था है जहाँ हमें अपने अनुभवों का बोध होता है और हम यह पहचान पाते हैं कि अनुभव हमारे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो सिर्फ दर्द का अनुभव नहीं होता बल्कि आपको यह भी पता चलता है कि मेरा दर्द है। यह व्यक्तिगत पहचान चेतना की साधारण मानसिक प्रक्रियाओं से अलग होती है। चेतना का उद्भव दामासियो का मानना है कि चेतना किसी अचानक हुई चमत्कार का परिणाम नहीं बल्कि एक क्रमिक प्रोसेस है। सबसे पहले जीव केवल जीवित रहने के लिए शरीर की जरूरतें महसूस करते हैं, प्यास, भूख, थकान। फिर धीरे धीरे इन जरूरतों से भावनाएं बनी। फिर इन भावनाओं को पहचानने और जोड़ने की क्षमता विकसित हुई। यही प्रक्रिया चेतना को जन्म तक ले पहुंची, यानी चेतना की जड़ें भावनाओं और अनुभवों में छिपी है।
चेतनाएं और आत्मबोध। लेखक बताते हैं कि चेतना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मबोध। हम न केवल अनुभव करते हैं बल्कि यह भी जानते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं। एक कुत्ता दर्द महसूस कर सकता है लेकिन उसके पास यह क्षमता नहीं है कि वह कह सके यह मेरा दर्द है और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। इंसानों में चेतना हमें यह क्षमता देती है कि हम अनुभव को स्वयं से जोड़ते हैं। इसलिए चेतना हमें सिर्फ जीवित प्राणी नहीं बल्कि स्वयं को जानने वाला प्राणी बनाती है। चेतना और संयम। चेतना केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती। चेतना हमें अतीत की याद दिलाती है। यह हमें भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। यह हमारे अनुभवों को जोड़कर एक जीवन कथा बनाती है। यानी चेतना हमें समय के 3 आयामों अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीने की क्षमता देती है। ज्ञान का निर्माण। दामासियो कहते हैं कि चेतना केवल अनुभव का एहसास नहीं बल्कि ज्ञान का जन्मस्थान है। जब हम किसी को अनुभव को पहचानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उसे याद रखते हैं तो वह ज्ञान बन जाता है। उदाहरण, अगर आग को देखा अनुभव है लेकिन यह समझ आना कि आग जलती है और हमें सावधान रहना चाहिए, यह ज्ञान है। चेतना हमें अनुभवों को अर्थ देने और उन्हें व्यवहार में बदलने की शक्ति देती है। चेतना और भाषा। भाषा चेतना को और गहराई देती है। भाषा हमें अपने अनुभव साझा करने की क्षमता देती है। हम अपनी चेतना को शब्दों में डालकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि मानव सभ्यता ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकी। चेतना ने भाषा को जन्म दिया और भाषा ने चेतना को और विकसित किया। चेतना और न्यूरोलॉजिकल आधार। डामासियो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं कि चेतना दिमाग में किस हिस्सों की संयुक्त गतिविधियों का परिणाम है। ब्रेनस्टेम शरीर और मस्तिष्क के बीच मूलभूत संबंध बनाता है। इसूला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भावनाओं और विचारों को जोड़ते हैं। ये सब मिलकर अनुभव से स्वयं से जोड़ते हैं। यानी चेतना मस्तिष्क की किसी एक जगह नहीं बल्कि नेटवर्क से उत्पन्न होती है। चेतना और संस्कृति। लेखक यह भी बताते हैं कि चेतना केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं है। चेतना हमें समाज और संस्कृति का हिस्सा बनाती है। चेतना से ही नैतिकता, न्याय और कला जैसे विचार जन्म लेते हैं। यदि चेतना न होती तो सभ्यता की प्रवृत्तियों और प्रभाव तक सीमित रह जाती। चेतना के बिना जीवन। डामासियो कहते हैं कि यदि चेतना न होती तो जीवन केवल जैविक अस्तित्व होता। हम खा पीकर जीवित तो रहते लेकिन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। न स्मृति होती, न योजना होती, न आत्मबोध। ज्ञान का निर्माण असंभव हो जाता। चेतना ही हमें जीवित होने के साथ साथ जीवन को समझने और अर्थपूर्ण बनाने की क्षमता देती है। ऑन कॉन्शियसनेस एंड नोइंग अध्याय हमें यह सिखाता है कि चेतना केवल मस्तिष्क की गति नहीं बल्कि स्वयं को जानने और अनुभव को अर्थ देने की शक्ति है। यही चेतना अनुभव को ज्ञान में बदलती है और हमें मानव बनाती है। डामासियो का संदेश है, फीलिंग्स चेतना का बीज है और चेतना ज्ञान का वृक्ष है। अध्याय 5 समापन इपोग्ल्यू। किताब के अंतिम हिस्से समापन इपोग्ल्यू में एंटोनी डामासियो पूरी पुस्तक ही एक यात्रा को समेटते हैं और चेतना की गहराई को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। वे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि जीवन और अनुभवों की निरंतरता का विस्तार है। चेतना का सार। डामासियो कहते हैं कि चेतना को समझना आसान नहीं है क्योंकि यह किसी एक हिस्से से नहीं बल्कि पूरे अनुभव से निर्मित होती है। चेतना हमें यह एहसास कराती है कि हम जीवित हैं। यह अनुभव और आत्मबोध को जोड़ती है। यह हमें यह समझने की क्षमता देती है कि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं बल्कि उसे अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास है। उनका निष्कर्ष है कि चेतना जीवन के अनुभवों को अर्थ देती है और ज्ञान में बदलती है। भावनाएं और चेतना का संबंध। लेखक फिर से भावनाओं की मूल भूमिका पर जोर डालते हैं। बिना भावनाओं के
चेतना का कोई आधार नहीं है। भावनाएं हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। भूख, प्यास, भय, आनंद जैसी भावनाएं हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। जब इन भावनाओं का बोध होता है और उन्हें मैं से जोड़ा जाता है, तभी चेतना का निर्माण होता है। यानी चेतना इज इक्वल टू भावनाओं प्लस आत्मबोध। मानवता की विशेषता। डामासियो लिखते हैं कि चेतना ने हमें बाकी प्राणियों से अलग किया है। जानवर भी दर्द और सुख महसूस करते हैं, लेकिन वे अपने अनुभवों को ज्ञान में नहीं बदल पाते। मनुष्य चेतना के कारण अपने अनुभवों को सोच सकता है, भाषा व्यक्त कर सकता है और भविष्य के लिए योजना बना सकता है। यही कारण है कि मानव ने सभ्यता, कला, विज्ञान और संस्कृति का निर्माण किया है। चेतना का विकासवादी महत्व। डामासियो बताते हैं कि चेतना का उद्भव केवल जैविक जरूरतों से नहीं हुआ। यदि केवल जीवित रहना ही लक्ष्य होता तो मस्तिष्क की सरल प्रणाली भी प्राप्त होती, लेकिन चेतना ने हमें अनुभवों को जोड़ने और जीवित की कहानी बनाने की क्षमता दी। यह जीवन कथा हमें उद्देश्य और दिशा देती है। चेतना वह कड़ी है जिसमें हमें साधारण जीव से सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी बना दिया है। ज्ञान की शक्ति। चेतना केवल अनुभव का एहसास नहीं, बल्कि ज्ञान का स्रोत है। जब हम अपने अनुभवों को पहचानते हैं, उनका अर्थ को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो ज्ञान जन्म लेता है। यह ज्ञान ही हमें समस्याओं को हल करने, उनका अर्थ समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो ज्ञान का जन्म लेता है। यही ज्ञान ही हमें समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता देता है। ज्ञान के कारण हम केवल जीते हैं, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। डामासियो के अनुसार ज्ञान चेतना का उपहार है और चेतना भावनाओं का परिणाम। संस्कृति और नैतिकता का उदय। लेखक यह भी बताते हैं कि चेतना के बिना समाज या संस्कृति की कल्पना ही असंभव है। लेखक ने हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता दी। इससे सहानुभूति, सहयोग और नैतिकता जन्मी। कला, संगीत, साहित्य और धर्म जैसे श्रेष्ठ क्षेत्रों में की जड़ें भी चेतना में ही छुपी हुई है। यानी चेतना सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि सामूहिक मानवता की नींव है। आधुनिक विज्ञान और चेतना। डामासियो चेतावनी देते हैं कि चेतना को केवल न्यूरॉन्स की गतिविधि तक सीमित नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को समझकर चेतना का नक्शा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चेतना को केवल मशीनों की तरह समझना अधूरा दृष्टिकोण है। चेतना शरीर, भावनाएं, अनुभव और मस्तिष्क की सामूहिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी चेतना इक्वल टू शरीर प्लस भावनाएं प्लस मस्तिष्क प्लस आत्मबोध। भविष्य की चुनौतियाँ। समापन में डामासियो कहते हैं कि आज मानवता के सामने चेतना की समझ और उसका उपयोग सबसे बड़ी चुनौती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में सवाल उठता है, क्या मशीन भी चेतनाशील हो सकती है? लेखक का उत्तर है, मशीन सूचना को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन अनुभव और भावनाएं उनके पास नहीं होती। बिना भावनाओं के चेतना संभव नहीं। इसलिए वे मानते हैं कि चेतना केवल जीवित प्राणियों की विशेषता है। अंतिम संदेश। डामासियो अपने विचारों को समेटते हुए कहते हैं, चेतना कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि जीवन और भावनाओं की निरंतरता है। चेतना हमें अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। चेतना हमें ज्ञान देती है और ज्ञान हमें जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। उनका अंतिम निष्कर्ष है, चेतना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें केवल जीवित नहीं रखती, बल्कि जीने का उद्देश्य भी देती है। इपिग्लियो हमें यह समझाता है कि चेतना केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन, भावनाओं और आत्मबोध का संगम है। यही चेतना हमें मानव बनाती है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुना और समझा एंटोनियो डामासियो की किताब फीलिंग्स एंड नोइंग, मेकिंग माइंड कॉन्शियसनेस का सार। यह किताब हमें यह सिखाती है कि चेतना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव का निचोड़ है। इस यात्रा में हमने सीखा कैसे फीलिंग्स चेतना की नींव है, कैसे भावनाएं हमें जीवित रहने के साथ साथ जीवन को अर्थ देने की प्रेरणा देते हैं, कैसे चेतना हमें केवल सोचने वाले जीव नहीं बल्कि मानव बनाती है,
और कैसे यही चेतना हमें ज्ञान, संस्कृति, सहानुभूति और उद्देश्य प्रदान करती है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फीलिंग से नॉलेज जन्म लेता है और नॉलेज से हम अपने जीवन को समझ पाते हैं। दर्शकों से संवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने और समझने को मिला हो, तो मैं आपसे दिल से एक छोटा सा सहयोग मांगना चाहूँगा। पहला, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका यह लाइक हमें यह एहसास कराता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। दूसरा, कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया। क्या आपको यह विचार अच्छा लगा कि फीलिंग्स ही चेतना की शुरुआत है, या फिर यह बात की बिना चेतना के संस्कृति और समाज असंभव है। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है और आपके कमेंट से अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह बांटा जाए। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी चेतना और मन के रहस्य को समझ सकें। चौथा और सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में हम हर सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहने वाले। आने वाले समय में हम भी महान विचारकों और लेखकों की किताबों का सार आपके लिए लाएंगे। वो किताबें जो आपको सोच का तरीका बदल सकती है, आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएंगी और आपके जीवन और अधिक गहराई से जीने की प्रेरणा देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले एपिसोड का कोई हिस्सा मिस न हो, तो अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए दोस्तों, यह चैनल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका है। आपके हर लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम यह विश्वास मिलता है कि यह सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपकी सहभागिता से ही यह चैनल एक परिवार बनता है, ऐसा परिवार जहां किताबों से मिली सीखें को हम सब साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। समापन में बस यही कहना चाहूँगा, चेतना, भावनाएं और ज्ञान केवल वैज्ञानिक विषय नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। इनको समझकर हमें न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा है। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और नई सीख के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी चेतना को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद।